रिफॉर्म के मोर्चे पर मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। 8 घंटे की लंबी चर्चा के बाद जीएसटी से जुड़े 4 बिल कल संसद में पारित हो गए। इस बड़े इवेंट की आज क्या मायने हैं? शेयरों में अभी एक्शन बाकी है या नहीं? मार्च वायदा सीरीज की एक्सपायरी पर भी होगी आज नजर। क्या निफ्टी 9200 के पार निकल पाएगा? किन शेयरों में रोल ओवर जरूर कर लेना चाहिए? इसके अलावा किन बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स पर आज होनी चाहिए नजर? ये सब कुछ बताएंगे आपको थोड़ी ही देर में, लेकिन एक्शन से भरपूर बाजार के नंबर 1 शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 1 जुलाई से जीएसटी होगा लागू। 8 घंटों के मंथन के बाद जीएसटी से जुड़े सबऑर्डिनेट बिल लोकसभा से हुए पास। अगर टैक्सेशन में आपको 4% या 5% की छूट मिलती है तो उस 5% को अपना निजी मुनाफा डाल के अपनी जेब में मत डालिए, उसको उपभोक्ता के साथ पास ऑन कीजिए। जीएसटी के बाद मुनाफाखोरी रोकने के नियमों का वित्त मंत्री ने किया बचाव का, व्यापारियों को बचत और ग्राहकों को भी फायदा। फिलहाल रियल एस्टेट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी से बाहर। नई व्यवस्था लागू होने के 1 साल के अंदर फिर से होगा विचार। इसी टेक ओवर की उम्मीद लगाए बाजार को कोटक महिंद्रा बैंक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया निराश। एक्सक्लूसिव बातचीत में बैंक के एमडी उदय कोटक ने कहा, फिलहाल योजना नहीं, आज बोर्ड की बैठक पर सबकी निगाह। ब्रेग्जिट से बेअसर रहे ग्लोबल बाजार। अमेरिकी बाजार सीमित दायरे में और एसजीएक्स निफ्टी में मामूली मजबूती। और बीएससी गाड़ियों की बिक्री पर अप्रैल से रोक के बाद हीरो मोटो का बड़ा फैसला, 12,500 रुपए तक की छूट, इंश्योरेंस को भी किया मुफ्त। आज है मार्च सीरीज का आखिरी दिन और निगाहें हैं 9200 की निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने नया हाई बनाया, क्या निफ्टी भी आज बनाएगा? ये है बड़ा सवाल, लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वाघेल साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। और अल्टामाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान भी कुछ ही देर में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए ग्लोबल बाजारों की तस्वीर किस तरह से निकल कर आ रही है। अमेरिका के बाजार देखिए मिक्स क्लोज हुए, डाउ में थोड़ी सी गिरावट, हालांकि नैस्डैक और S&P 500 मामूली सी बढ़त के साथ जाकर बंद हुए। और इस समय सबकी निगाहें टिकी हुई हैं SGX निफ्टी पर। और देखिए ये ऊपरी स्तर से थोड़ा सा हल्का इसलिए हो रहा है क्योंकि एशियाई बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है। हांगकांग के बाजार देखिए लाल निशान में, जापान के बाजार देखिए ये भी ढीले हैं, ताइवान, स्ट्रेट टाइम्स, ये सब ठंडा कारोबार कर रहे हैं आज के दिन। और इसीलिए आप देखिए SGX निफ्टी थोड़ा सा सुस्ती दिखा रहा है। सारे एशियाई बाजार लाल निशान में। अनिल, तो फिर बताइए एक्सपायरी के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए? और 9150 से 9200 के बीच एक्सपायरी होगी, ये CNBC आवाज का पोल है, वहीं होगी। कैसी रणनीति बनाएं? देखिए आज के लिए 9150 निर्णायक लेवल है, जहां कल हम पहुंचे थे, और वो वायदा कारोबार के डेटा में दिख रहा है कि आज के लिए ताकत आजमाइश वाला लेवल वो होगा। तो अगर आप 10 पॉइंट ऊपर या नीचे खुल जाएं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि 9150 के ऊपर रहते हैं तो संभावना है फिर ये ज्यादा बनेगी। और शुरुआती 1-1.5 घंटा बिता देते हैं कल ही की तरह, जैसा कल आपने 9100 को बिल्कुल नहीं तोड़ा, तो फिर 9200 की तरफ बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होगी। लेकिन फर्ज करें अगर भारतीय बाजार खुलने तक एशियाई बाजार थोड़े और कमजोर हो जाए, हमारी शुरुआत हो, तो मुझे लगता है फिर 9125, 9130 के आसपास, 9120 के आसपास खरीदारी के मौके होंगे। क्योंकि आज की जो इंट्राडे ट्रेडिंग रेंज दिख रही वो है 9100 से लेकर 9200 की। एक्सपायरी का दिन है, एक सेकंड हाफ में कोई बड़ा उतार चढ़ाव हो तो हो, और ऐसे में 50 पॉइंट की ज्यादा से ज्यादा 25 से 50 पॉइंट की और आप एक्स्ट्रा रेंज लेकर मान लें, जो नीचे की तरफ 9075 हो जाए और ऊपर की तरफ 9225। बट अगर सिर्फ डेटा के दम पर देखना है तो 9100 तोड़ेगा नहीं, 9200 के पार जाएगा नहीं। ये एक्सपायरी दिन का ट्रेड साफ नजर आ रहा है। अब पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जब तक 9050, 9075 के नीचे बंद ना हो तब तक घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ,
9175 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग मिले तो अगली सीरीज के लिए बहुत अच्छे संकेत होंगे। 150-200 पॉइंट की तेजी के संकेत बनते हुए नजर आएंगे अगर आज 9175 के ऊपर हम बंद हो जाए। वही लेवल जो कल मैं बैंक निफ्टी के लिए भी कह रहा था कि 21250 के ऊपर क्लोज हो जाए तो अच्छी मजबूती के संकेत होंगे, वो कल हमें मिल गया बैंक निफ्टी पर, अच्छा खासा मिला है। तो बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी भी अपने अहम लेवल के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, उस पर भी नजर रखेंगे। लेकिन इससे पहले बता दूं कि स्मॉल और मिड कैप शेयरों में आज और कल 2 दिनों के लिए तेजी करने का वक्त है। एनएवी बढ़ाने के लिए आज से फंड्स की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखेगी। ट्रेडर्स कैश मार्केट के स्टॉक में अपना कमिटमेंट कम रखेंगे, मार्च एंडिंग है उसके चलते हुए, तो ऐसे में फंड्स के लिए बहुत ही बेहतरीन समय और जो फेवरेट स्टॉक्स फंड्स के हैं वहां पर खरीदारी करें। निफ्टी खरीदे 9100 स्टॉप लॉस है, 9200 9225 ऊपर का लक्ष्य। बैंक निफ्टी 21250 के स्टॉप लॉस कल के लोज से खरीदें, 21500 21600 के आसपास के ऊपर के लक्ष्य हैं। बैंक निफ्टी में भी 21500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, तो 21500 से 21600 वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी अगर आज मिले तो प्रॉफिट बुकिंग करिए और फिर इंतजार कीजिए। अगर बहुत गैप से खुल जाए तो बैंक निफ्टी में 21500 के ऊपर खरीदना थोड़ा रिस्की है, अपने लेवल से खरीदारी करें। और वही हाल निफ्टी का भी है, 9200 के आसपास थोड़ा सा रुकना चाहिए। पोजीशन जिस तरह से बनी इतना आसानी से पार नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि एक्सपायरी है, शॉर्ट्स हैं, तो ऐसे में हो सकता है किसी भी तरह का एक्शन आपको दिखे। ऑटो एंसिलरी शेयर, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर मजबूत दिख रहे हैं। कमजोरी की तरफ 2-3 सेक्टर्स हैं, ऑटो, एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक, यहां पर थोड़ा दबाव दिखेगा। बिल्कुल, तो बैंक्स ने बाजार को संभालने का काम किया है। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर का असर देखने को मिला कल बैंक निफ्टी में, जिस तरह से हमने आपको बताया। नई एनपीए को लेकर पॉलिसी का अनाउंसमेंट जल्द करने वाली है सरकार, और आरबीआई की तरफ से भी कुछ और डिटेल्स आएंगी उस फ्रंट पर। इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, एनपीए पॉलिसी पर, जीएसटी पर। लेकिन पहले वागले साहब से जानते हैं वो आज निफ्टी को कहां जाते हुए देख रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्या टारगेट है आज का? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल। गुड मॉर्निंग सर। 9200 जो अनिल जी ने कहा और 9100 का डाउन साइड है, तो मैं उसको स्टॉप लॉस पकड़ कर चलूंगा। और आई थिंक लास्ट 2 हफ्ते से या एटलीस्ट 5-6 दिनों से अनिल जी कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ है, और वो दिखाई भी दे रहा है। तो 21,300 21,600 ये रेंज है। और जिस तरह से बैंक निफ्टी का पैटर्न बना है, मुझे नहीं लगता है 9000 ऑन द डाउन साइड निफ्टी में ब्रेक होगा। मैं थोड़ा सा लंबा बात कर रहा हूं क्योंकि ये पैटर्न ऐसा ही है, इसकी हम कल विस्तार में बात करेंगे, क्योंकि कल वीकली चार्ट्स होंगे, मंथली चार्ट्स भी कंप्लीट होंगे। सही बात है। और कल अगर हम 9200 के ऊपर सस्टेन हो गए तो मुझे लगता है अगले 4 से 6 हफ्ते में 9600 की तरफ की मूव की ये शुरुआत है। चलिए, 9600 के लिए बाजार तैयार होता हुआ। और मेरा अगला सवाल यही था, अप्रैल सीरीज इतनी धमाकेदार हो सकती है क्योंकि कई लोग घबराए हुए हैं कि अर्निंग सीजन की जो शुरुआत होने वाली है अप्रैल में, और 13 तारीख को इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे, वो थोड़े ठंडे आ सकते हैं। घबराने की जरूरत है या डर के आगे जीते वाला फॉर्मूला सही है? देखिए, शुरुआत के 8-10 दिन तो आपके लिए कोई बड़ी इवेंट नहीं है, तो अभी आपको 10 दिन तो सामने हैं, 12 दिन तो हैं जो आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं, नतीजों से पहले वाले। अब अप्रैल सीरीज में जो रोल ओवर्स हो रहे हैं, हमें 2-3 चीजें हैं इंटरेस्टिंग। एक तो ये कि रोल ओवर्स में कॉस्ट जो है वो कम है। कॉस्ट कम होने का मतलब ये होता है कि ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस, तेजी करने वाले ट्रेडर्स का थोड़ा सा कम है, नहीं तो वो ज्यादा ब्याज भरकर भी अगली सीरीज में रोल ओवर करते हैं। लेकिन इसको कॉम्पनसेट करने के लिए पोजीशन जो एक्सपायरी के 1 दिन पहले रोल ओवर हुई है वो मात्रा में ज्यादा है, निफ्टी में भी और स्टॉक्स में भी, तो वो दूसरी तरफ पॉजिटिव है। तो आप जो अप्रैल सीरीज में कितने कॉन्फिडेंटली हम जाएं, उसका जवाब मैं कल ज्यादा अच्छे से इस लिहाज से दे पाऊंगा कि मुझे रोल ओवर कॉस्ट बहुत क्लियर पता चलेंगे। दूसरा ये कि कितनी बड़ी पोजीशन के साथ हम सीरीज की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जो लग रहा है वो ये कि हम सीरीज की शुरुआत मजबूत पोजीशन के साथ करेंगे, और इसीलिए मैं एक लेवल पर नजर बनाए हूं आज 9175 9180। मुझे 9200 भी नहीं चाहिए। अगर 9175 9180 के ऊपर हम क्लोज हो जाए तो फिर इसका मतलब क्लियर है कि हम अगली सीरीज के लिए कम से कम 200-300 पॉइंट की तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात जो अगली सीरीज के लिए पॉजिटिव दिख रही है वो ये कि आपका बेस ऊपर शिफ्ट होता सही बात है। जो पिछली सीरीज में हम पहले 8800 को बेस मान रहे थे, अब अप्रैल सीरीज के लिए वो बेस 9000 का हो जाएगा। तो 9000 का आपका बेस है, और फिर आप आराम से अगर आज एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाए तो 9400 9500 की तरफ बढ़ने की कोशिश अप्रैल में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो 9500 9600
अगला फाइनेंशियल ईयर धमाकेदार रहने वाला है और शुरुआत तो अगली सीरीज में बढ़िया नोट पर होने वाली है। लेकिन एफआईआईज और डीआईज, इस आंकड़े की बात करते हैं। अब एफआईआईज ने देखिए 460 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी, जो आप बोल रहे हैं ना, 31 मार्च से पहले एनएवी को बढ़ाने के लिए कुछ बाइंग देखने को मिलती है। कल 4 डिजिट में बड़े दिनों बाद घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1280 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। जारी रहेगी ना कल तक? बिल्कुल रहेगी। और इसलिए कल ही हम बात कर रहे थे कि अब देखिए इतने दिनों तक घरेलू फंड्स ने बेचा, अब वो खरीदेंगे, आकर खरीदेंगे तो जरूर खरीदेंगे। और वो कल खरीदारी हुई, आज भी होगी, कल भी होगी। सही बात। दोनों ही वजह है, मतलब पैसा भी आ रहा है, पैसा भी है उनके पास, और जितने करेक्शन की उम्मीद, देखिए करेक्शन की उम्मीद पहले एफआईआईज कर रहे थे वो गलत पड़े, अब घरेलू फंड कर रहे हैं वो गलत पड़े। फ्लोज तो हैं, और जो फ्लोज एक्चुअल में है वो दिखते नहीं है। ये आपको फ्लोज सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स और म्यूचुअल फंड के दिखते हैं, लेकिन उससे भी बाहर काफी बड़ा बाजार है। मैं आपको अंदाजा दूं हेमंत कि कई सारे ऐसे ब्रोकरेज हाउस है जिनके प्राइवेट वेल्थ में आप बिलीव नहीं करेंगे 1-1 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो हो चुका है। इतना फंड वो मैनेज करें जो किसी भी म्यूचुअल फंड के मुकाबले में कहीं बड़ा है। तो पीएमएस में म्यूचुअल फंड्स वालों ने तो अपनी स्कीम्स में पैसा लेने से मना कर दिया है। हाँ, तो ये पैसा तो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता जो प्राइवेट वेल्थ वाले मैनेज कर रहे हैं। सही बात है। ऐसे में पैसा बहुत है, और इस लिहाज से जो करेक्शन की, बड़े करेक्शन की उम्मीद करके बैठे रहे उन लोगों को थोड़ी खरीदारी करनी पड़ेगी। तो 2 दिनों के लिए फ्लोज के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, चलिए, तो दिक्कत की बात नहीं है, पैसा बहुत है और पैसा कहाँ लगाना है ये बताता है सीएनबीसी आवाज। और एक और एक्सपर्ट अब हमारे साथ शामिल होने वाले हैं, प्रकाश दीवान जी आ गए हैं, बस माइक अप होकर तैयार हैं। उनसे भी पूछेंगे आज वो मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं। लेकिन पहले जानते हैं वागले साहब से कि पैसा लगाया कहाँ जाए। सर बताइए, आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं? हेमंत, आज मेरे थोड़े अलग आइडियाज है। फ्रंट लाइन का कोई स्टॉक नहीं है मेरे हिसाब से, सारे मिड कैप या स्मॉल है। पहला तो है कॉक्स एंड किंग्स, जो क्लियर कट कल ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है आज अच्छी खासी मूव आनी चाहिए। 217 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 232। आपने समर वेकेशन की प्लानिंग कर ली है सर क्या? क्योंकि अनिल जी कुछ दिनों से कह रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के अच्छा, ओके। लॉजिकली ये स्टॉक बढ़ना चाहिए। 65 के नीचे है रुपया, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? सही बात है। चलिए सर बताइए दूसरा शेयर। क्लू मैंने उसी से लिया। अच्छा, मैंने पीटीसी आप बात कर रहे थे कुछ, तो वो चार्ट में मुझे दिख रहा है ये इसमें क्लियर ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में अच्छी मूव आनी चाहिए। ये 87.50 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 94.50। 3 से 4 दिन का दोनों स्टॉक में व्यू है। बिल्कुल, देखिए कल कैबिनेट की बैठक होनी थी और उसमें मेगा पावर पॉलिसी को मंजूरी मिलनी थी। जीएसटी के कारण वो बैठक हो नहीं पाई, तो एजेंडे में तो है ये चीज, अब अगली बैठक में पास हो जाएगी। और देखिए कल भी इन पावर कंपनियों ने क्या दमदार प्रदर्शन दिखाया, आरईसी ने, पीटीसी ने, पीएफएस ने। आज इन शेयरों पर रहेगी नजर। 2 और स्टॉक्स हैं वागले साहब के पास और उनसे हम पूछेंगे वो कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अनिल ये बताइए, एक्सपायरी डेटा को देखकर क्या लग रहा है, कहां पर होने वाली है और अगली सीरीज के लिए लोगों ने पोजीशंस कहां बनाई है, क्या रेंज रह सकती है? देखिए, अगली सीरीज की रेंज तो 9200 से 9500 की दिख रही है अब तक के जो डेटा है उस लिहाज से। एक्सपायरी ज्यादा संभावनाएं 9150 के आसपास की अभी दिख रही है, लेकिन जो रेंज है वो ज्यादा सही है बजाय 1 पॉइंट के, और रेंज 9100 से 9200 की है। इस रेंज में एक्सपायरी होने के आसार है। क्यों 9200 के ऊपर जाना मुश्किल होगा? क्योंकि 65 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 9200 पर। तो आखिरी मिनटों में बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए तो पार कर लें, तो यानी कि 9200 को पार करना है तो आपको सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद करना है, 2 बजे के पहले नहीं हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, 9100 के नीचे आप इसलिए नहीं जाएंगे, वहां 52 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। और 9150 को मैंने आज निर्णायक लेवल के तौर पे इसलिए चुना है कि 9150 के पुट पर कल 9 लाख शेयर जुड़े थे और 5 लाख शेयर कम हुए हैं, तो वो लेवल एक अहमियत के तौर पर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। कल निफ्टी में दमदार तेजी की पोजीशन बनी है 20 लाख शेयरों की। लॉन्ग करके रोल आउट करना ज्यादा प्रीफर किया है लोगों ने कि पहले पोजीशन बना लें फिर लॉन्ग, फिर करंट सीरीज में बेचें। वैसा ही बैंक निफ्टी में दिखा है, बड़े दिनों बाद जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 5.5 लाख शेयरों का। पुट कॉल रेशियो बढ़कर 1.15 पर आया है, लेकिन एक्सपायरी के ठीक 1 दिन पहले, तो मुझे कोई डर वाली बात वहां पर नजर नहीं आती। अप्रैल का जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है बहुत ही कंफर्टेबल लेवल है, 11.25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल हर तरह से सिचुएशन ठीक है। रोल ओवर्स 58% के आसपास है ओवरऑल मार्केट वाइड। स्टॉक्स में 59% है, निफ्टी में 57% है, बैंक निफ्टी में 52% है। पोजीशंस ये जरूर है कि थोड़ी सी हेवी रोल हो रही है, रोल और कॉस्ट कम है। तो ये जो एक दोनों तरफ का मामला दिख रहा है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि मंदी करने वाले बैकफुट पर जरूर हैं,
लेकिन अभी भी उन्होंने पूरी उम्मीद छोड़ी नहीं है। और यही वजह कि मुझे आज उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा कि मैं बहुत जोर से बोल दूं कि नहीं एक्सपायरी 9200 के ऊपर या उसके बेहद करीब होगी, लेकिन फिर भी अगर एक चांस लेना है कि 9100 के नीचे होगी या 9200 के ऊपर होगी, तो संभावना है कि इस ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर एक्सपायरी होने की संभावना ज्यादा है बजाय कि लोअर। लेकिन लगता है घूम फिर के हो सकता है आज आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिले और 9150 9175 की रेंज में कहीं एक्सपायरी करने की कोशिश निफ्टी करे। चलिए, तो ये तो बात हुई एक्सपायरी की, लेकिन अब हम आपको एक ब्रेक के बाद ये बताने वाले हैं कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की बात कह रहे हैं, साथ ही कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज कमाल दिखाने वाले हैं। और प्रकाश दीवान जी का वो बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया आपको याद दिला दूं, कल आखिरी सौदा में हमने उनसे पूछा था कि कौन सा ऑटो एंसिलरी स्टॉक उनको पसंद है, उन्होंने बोला यूकाल फ्यूज 20% का अपर सर्किट कल लगा था। आज भी क्या तेजी दिखाएगा BS4 नियमों के चलते, और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर होने चाहिए, इस सब पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। जी हां, अब आपको बता देते हैं कि आज 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। पुनीत किनरा की राय सबसे पहले देखिए। बोनंजा पोर्टफोलियो के तेजी में 9200 और उसके बाद 9220 का टारगेट है उनका। स्टॉप लॉस रखिए 9085 पे। और खरीदारी की राय है राकेश बंसल की आरके ग्लोबल के 9085 का स्टॉप लॉस 9240 के लक्ष्य के लिए। वैशाली पारिक भी कह रही है कि खरीदारी ही करनी चाहिए आज 9180 और उसके बाद 9200 तक जा सकता है और खरीदारी करिए 9140 के आसपास। स्टॉप लॉस रखिए 9100 का। 9140 के आसपास ही खरीदारी की राय हेमंत कपाड़िया की 9115 होगा तब आपका स्टॉप लॉस 9200 के बेहद करीब करे मुनाफा वसूली। और जय ठक्कर भी कह रहे हैं कि खरीदारी ही करनी चाहिए आज के दिन। 9200 का टारगेट उनका भी है, 9120 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखिए। तो ज्यादातर एक्सपर्ट 9200 के लिए आज ट्रेड करने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, तो 9100 9120 है वो रेंज निफ्टी की जहां पर ये लेगा मजबूत सपोर्ट दिन के दौरान। और ऊपरी स्तर पर 9180 9200 9220 ये 20-20 पॉइंट के 3 लेवल हैं जिन पर आप नजर रखिएगा तेजी करने के लिए। आज फिर वहां पर आपको करनी है प्रॉफिट बुकिंग। ऑलराइट, चलिए ये तो बात हुई 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना है इस पर। लेकिन अब आपको बता दें कि आज कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर कमाल दिखाने वाले, यानी टॉप 5 स्टॉक्स। मुश्किल में पड़ी कंपनी मांधना इंडस्ट्रीज के लिए एक और बुरी खबर, और वो ये कि अपने NCD यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पर वो ब्याज का भुगतान नहीं कर पाई है। और ये जो डिफॉल्ट कंपनी ने किया है ब्याज के भुगतान का, इसकी जानकारी उन्होंने एक्सचेंजेस को दी है। बुरी खबर। हाथवे केबल्स के ऊपर रखिए नजर। देखिए कल इस शेयर ने 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ है। CLSA ने करीब 5.5% हिस्सेदारी कल ब्लॉक डील में खरीदी है। तो बड़े फंड्स अब इस स्टॉक के ऊपर बुलिश होते हुए डिजिटाइजेशन के चलते ये शेयर फोकस में रहा भी है। प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने और QIP करने के लिए शेयर होल्डर्स की मंजूरी की एक जो जरूरत होती है वो सुप्रीम इंफ्रा ने हासिल की। इसके अलावा नजर रखिए कजारिया सिरेमिक्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज, ITC। देखिए अब 31 मार्च से पहले काफी सारे पी नोट्स में ट्रांसफर हो रहा है, तो इन तमाम स्टॉक्स पे रडार पर होने चाहिए। हो सकता है आज भी वॉल्यूम वाला एक्शन आपको देखने को मिले। कल मेरिल लिंच मार्केट सिंगापुर ने यहां पर इन तीनों शेयरों में दरअसल खरीदारी की थी और ये रिपोर्टिंग हुई है। ओके, और स्टील अथॉरिटी सेल, इनकी 3 यूनिट्स हैं जो घाटे में चल रही है। विश्वेश्वरैया, सैलेम और दुर्गापुर, इन तीनों को बेचने के लिए सरकार ने मंजूरी दी। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और अब बारी है प्रकाश दीवान जी से जानने की कि उनका बाजार पर क्या व्यू है, अगली सीरीज कैसी रह सकती है। सर गुड मॉर्निंग, बताइए ये सीरीज कहाँ आपको लग रहा है एक्सपायर होगी और नई सीरीज पर क्या व्यू है? ये तो अनिल जी ने जो बोल दिया 9150, तो मैं तो वही लेके चल रहा हूँ। बट और मुझे यकीन है सिंगापुर में भी आवाज पहुंच चुकी होगी अभी तक, वहाँ आवाज तो हाँ, तो वो उस हिसाब से ही होगा। बट इम्पोर्टेंटली जो अप्रैल सीरीज में ट्रिगर्स रहेंगे वो है इंटरेस्टिंगली कि मार्केट का जो माहौल है उसमें कोई नेगेटिव न्यूज अब कोई उम्मीद नहीं कर रहा है कहीं से भी। कोई आपको ये नहीं लग रहा कि कुछ खराब चीज आएगी, एंड विच मीन्स परसीव्ड रिस्क जो महसूस हो रहा है वो रिस्क बहुत कम है। तब रिस्क एक्चुअली सबसे ज्यादा होता है। तो जो इवेंट कुछ अगर आता है तो उसका इम्पैक्ट होगा। और जो कॉम्प्लिसेंसी वॉल्स में वॉलिटिलिटी से दिख रही है, ये प्रोबब्ली इट्स वन ऑफ द लोएस्ट इन द लास्ट
16-17 months. पिछले जनवरी फरवरी में तहलका मचा तो उसके बाद तो सुधरना शुरू हो गया था. तो वो जो माहौल तब से जो डेवलप होता आ रहा है, हमने सब कुछ हजम कर लिया, ब्रेक्सिट, ट्रम्प, डिमोनेटाइजेशन, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कंप्लेसेंसी वॉल्स में दिख रही है इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग. और पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग की अगर एक्टिविटी देखें तो उसमें आज हो सकता है कुछ चेंजेस आए, अभी तक तो बिल्कुल वहां भी कोई चेंज नहीं आ रहा है. और 92 जिस हिसाब से पकड़ के रखा है, ये मानना पड़ेगा पिछले 16 दिन में, ट्रेडिंग दिन की बात करो, नॉट कैलेंडर डेज, इट हैज एक्चुअली नॉट मूव्ड मच. द नीडल हैज नॉट मूव्ड. वो वहां का वहीं रहता है, आगे पीछे कुछ होती है एक्टिविटी, पर 93 पे नहीं जाता, 92 पे ही रहता है. सो आई थिंक मार्केट इज टेकिंग इट टू वेल कि भाई सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होगा, पर रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा. और ये रिजल्ट सीजन हो सकता है, जैसी उम्मीद थी कि डिमोनेटाइजेशन का जो हुआ है वो निकल चुका है, वो नहीं होगा. मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ होगा. सो देयर विल बी सम आउटलायर्स जैसे होते हैं, बट ये होगा. सो आई वुड बी स्लाइटली कॉशियस इन अप्रैल, दैट्स ऑल. ये कॉम्प्लिसेंसी का मैं हिंदी शब्द सोच रहा था, क्योंकि बहुत बार ये शब्द निकलता है, तो इसका सही तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो एक वो अहंकार और कॉन्फिडेंस जो आत्मविश्वास के बीच का कोई स्टेट ऑफ माइंड है, कि जिसमें ये लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता. जो यानी कि अब कुछ कैजुअलनेस आ जाती है कि खराब तो कुछ, लेकिन ये सबके साथ होता है जिनके पास पैसा है. ये पैसे के साथ कॉम्प्लिसेंसी आती है, बिल्कुल आती है, जिसे दंभ कह सकते हैं हिंदी में. इस मार्केट में जो थोड़ी बहुत तेजी हमने 8,000 से 9,000 प्लस देखी, उसमें सबको लगने लगा कि हम बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं. हम लोग जैसे जो देते हैं चल रहा है, तो हमको लगता है हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं. नहीं, मैं बता रहा हूँ, होता है दैट इज व्हेन यू हैव टू गार्ड योरसेल्फ कि भाई मोमेंटम ये लिक्विडिटी ने किया है एक्चुअली. तो ये जिनके पास लिक्विडिटी है, जिनके पास पैसा है, उनको ये दम आना स्वाभाविक है, और सबसे बड़ा रिस्क उन्हीं को है. सही बात है. चलिए इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और प्रकाश दीवान जी से जानेंगे कि उनका आज का टॉप ट्रेडिंग आइडिया कौन सा है. लेकिन उससे पहले वागले साहब, आपके 2 आइडियाज अभी बाकी हैं. आपने कहा आप कॉक्स एंड किंग्स पीटीसी खरीदना चाहते हैं, 2 और स्टॉक्स बताइए. हेमंत, कल हम मन्नतपुरम की बात कर रहे थे, और मैंने कहा था 105 के ऊपर क्लोज होगा तो ही बड़ी मूव है, लेकिन आई थिंक वो हुआ नहीं है. क्लोजिंग नहीं है वहां 102 103 जाके वापस आउट हो गया. वीक नहीं है बट स्ट्रांग नहीं है. मुथूट में वो मुझे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है. तो मैंने मुथूट फाइनेंस कवर किया है 370 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 399. 2 से 3 दिन का व्यू है. और मारुति में मुझे वीकनेस दिखाई देती है. कल हमारा ये एसटीबीटी था, लेकिन इसमें बड़ी मूव तब आएगी जब ये 5915 ब्रेक करेगा, जो कल का लो था. तो उसके नीचे ही बेचे, पहले नहीं बेचे. स्टॉप लॉस 5940, टारगेट 5823, 4 से 5% डाउन साइड, 2 से 3 दिन का व्यू है. तो चलिए, मारुति ये इंटरेस्टिंग कॉल दिख रहा है. ऐसा लग रहा था कि मारुति शायद इतनी दिक्कत ना आए, लेकिन मारुति आप शॉर्ट कॉल देख रहे हैं. कंडीशनल है, बट वो ब्रेक होने से. किस लेवल के नीचे आप शॉर्ट? 5915. 5915 यानी 30 रुपए ऊपर, 30 रुपए और नीचे जाना चाहिए, उसके बाद बेचेंगे. ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे प्रकाश जी के सपोर्ट से कि ये 30 रुपए नीचे न जाए. अच्छा, कॉन्फ्रेंस भी है. मैं अभी हाल ही में एक इन्वेस्टर से मिला जी. वो सिर्फ 2 स्टॉक में ट्रेड करते हैं, मारुति और HDFC बैंक. और ट्रेड करते हैं? हाँ, ट्रेड कम इन्वेस्ट करते हैं. कैसे? किसी भी प्राइस से, जब जो भी प्राइस है उस प्राइस से मारुति और HDFC में जब 10% का करेक्शन मिला, ले लीजिए, वो ले लीजिए. बिल्कुल. और रणनीति नहीं हो सकती. मतलब सोचो, आप बड़ा स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करना कितना सिंपल हो सकता है कि अगर कोई ब्लू चिप्स जिस पे आपको भरोसा है, जिस किसी भी लेवल से 10% करेक्ट हो, आप ये ले लीजिए. तो ये है अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाने का एक तरीका. चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं. आज बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन रहने वाला है. एक्सपायरी के दिन बात करेंगे, राय लेंगे, बनाएंगे आपके लिए स्ट्रेटेजी. इस ब्रेक के बाद पहली जुलाई से GST लागू करने की दिशा में सरकार को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है. लेकिन इससे पहले लोकसभा में हुई चर्चा में तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपनी शंकाएं सरकार के सामने भी रखी. कांग्रेस की तरफ से वीरप्पा मोइली ने यह कहा कि अभी सरकार जो बिल लाई है वो गेम चेंजर नहीं है, बल्कि एक बेबी स्टेप है. आखिर में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष की आशंकाओं का जवाब दिया और ये भरोसा जताया कि GST से देशवासियों को फायदा मिलेगा. एक प्रकार से हम लोगों ने इतिहास बनते हुए देखा है संसद में, क्योंकि जो पिछले 70 साल से चल रही थी एक टैक्स व्यवस्था, उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था के 4 कानून लोकसभा ने पारित किए हैं.
और ये पारित होना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है उस दिशा में। अब ये राज्यसभा में जाएंगे और राज्यसभा के पश्चात ये कानून बनेंगे। सीजीएसटी लॉ का एक मिरर इमेज लॉ राज्यों को बनाना पड़ेगा। जो राज्यों को अधिकार मिल जाएगा अब अपनी विधानसभाओं में उसको लेकर जाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पारित होगा और जो हमारी डेडलाइन है उसके मुताबिक हम लोग आगे चल रहे हैं। तो 8 घंटे की मैराथन बातचीत के बहस के बाद कल फाइनली ये बिल पास होता हुआ, लेकिन कल एक सेक्टर और फोकस में था और वो था ऑटो सेक्टर। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा BS3 गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री रजिस्ट्रेशन अब 1 अप्रैल के बाद नहीं होने वाली है। अब देखते हैं ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू निकल कर आ रहा है और ये व्यूज हमें हर रोज बताती हैं नियति जो जुड़ चुके हैं। नियति बताइए क्या कह रहे हैं दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस? बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच कह रहा है कि छोटी अवधि में दोपहिया जो वाहन की गाड़ियां हैं और कमर्शियल व्हीकल की जो गाड़ियां हैं उन पर सबसे ज्यादा असर होगा और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कमर्शियल व्हीकल्स पे आएगा। जो चेंज ओवर होगा उसका कॉस्ट अगर BS3 से BS4 पे मीडियम ड्यूटी ट्रक का लगाया जाए तो एवरेज सेलिंग प्राइस का 7 से 10% होगा और 2 व्हीलर्स पर जो इम्पैक्ट आएगा वो थोड़ा सा मिनिमल होगा। ये कह रहे हैं 500 से 1000 रुपए प्रति यूनिट का इन पे इम्पैक्ट आएगा और सबसे ज्यादा असर अशोक लीलैंड और हीरो मोटो जैसे दो स्टॉक है जिन पर ये देख रहे हैं जिनके 6 से 8% की रेवेन्यूज आते हैं। अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है अशोक लीलैंड पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच। 70 रुपए का इनका टारगेट है यानी 17% की गिरावट और ये शेयर दिखा सकता है। 14 रुपए मौजूदा भाव से अगर आप कैलकुलेट करें तो हीरो मोटो कॉर्प पे भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 3035 रुपए का इनका लक्ष्य है। 190 रुपए और ये गिर सकता है। 6% की गिरावट ये शेयर दिखा सकता है लेकिन सबसे कम असर अगर किसी स्टॉक पे आएगा तो वो होगा टाटा मोटर्स। 1 से 2% का इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज पर इम्पैक्ट होता है। 580 का इनका लक्ष्य निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 24% का अपसाइड देख रहे हैं ये इस स्टॉक में। हालांकि मान के चल रहे हैं कि जितने भी अब कंपनियां हैं उनको डिस्काउंट्स तगड़े तौर पे देने होंगे क्योंकि उनको जल्दी जल्दी अपनी इन्वेंट्री को क्लियर अप करना होगा। लेकिन डीलर का जो सपोर्ट है कॉस्ट को लेकर के और फिर जो BS4 की इन्वेंट्री लेवल्स जो है वो कमजोर होंगी उससे Q1 के जो नतीजे हैं वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच खास तौर पे हाईलाइट कर रहा है कि पहली तिमाही के जो नतीजे होंगे वो बेहद खराब आएंगे। स्पेशली अशोक लीलैंड और हीरो मोटो पे सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए ऑटो स्टॉक्स पर रिपोर्ट। बताइए नीति और कौन से शेयरों पर आज रिपोर्ट है? कोटक महिंद्रा बैंक से सबसे पहले शुरू करेंगे। शेयर आया जैसी बात हो गई कल जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां पे मर्जर और एक्विजिशंस के बहुत बड़े बड़े कयास लगाए जाए थे। एक बड़े अनाउंसमेंट की सारे के सारे लोग उम्मीद कर रहे थे और किसी तरह का इस तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं आया। तो अब सबका फोकस जो है ब्रोकरेजेस का वो आज की होने वाली बोर्ड बैठक का होगा जिसमें वो तरह तरह के जो फंड रेजिंग के प्लान्स हैं उसमें वो किस तरह से निवेश करेंगे या पैसा जुटाएंगे उस पर अब सबकी नजर होगी। सिटी फिलहाल इस बोर्ड मीटिंग से पहले निवेश करने की आपको सलाह दे रहा है। 930 रुपए का इनका लक्ष्य है। 8% की तेजी ये शेयर और मौजूदा भाव से दिखा सकता है। वोल्टास पे ही एक अच्छी रिपोर्ट दी है। सिटी ने निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। क्योंकि कल आपको याद होगा मेट डिपार्टमेंट ने यानी मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी की है कि बेहद गर्मी का सीजन अब आगे बढ़ने वाला है और निवेशित रहिए। सबसे जो टॉप लीडर है इस सेगमेंट में वो है वोल्टास। इन्होंने 392 के करंट मार्केट प्राइस से अपना टारगेट प्राइस सेट किया है। 429 का इनका लक्ष्य है। 11% की 392 के हिसाब से ये तेजी यहाँ पे देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चरल ये थीम है जो कि आगे प्ले अप करती हुई नजर आएगी और साथ साथ में इनके नतीजे भी अच्छे आ सकते हैं। 429 का लक्ष्य सिटी दे रहा है वोल्टास पे और नवनीत एजुकेशन पर आज इनिशिएट किया है कवरेज। मोतीलाल ओसवाल जो कि हमारा घरेलू ब्रोकरेज हाउस है निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 210 रुपए का इनका लक्ष्य है। 36% की तेजी मौजूदा भाव से दिखा सकते हैं। सप्लीमेंट्री एजुकेशनल मटेरियल में अगर किसी कंपनी का नाम आता है तो उसका टॉप लीडर नवनीत एजुकेशन है। सिलेबस में अगर कोई चेंज होता है तो अगले 2 साल के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव होगा। सीबीएसई का मार्केट जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो इनका मार्केट शेयर और ज्यादा बढ़ाएंगे। 22% रेवेन्यू और 26% का एक मुनाफे यानी पैट CAGR अगले 2 साल में देख रहे हैं। निवेश करके चलिए। 210 रुपए का लक्ष्य नवनीत एजुकेशन आपको दिखा सकता है अगले 12 महीने के दौरान। ओके,
तो ये तमाम शेयर है जहां पर आज एफआईएस की रिपोर्ट के दम पर एक्शन दिखने वाला है। नवनीत से शुरुआत की जाए। लास्ट रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल की 210 का कवरेज बड़े दिनों बाद किसी को पसंद आया। अच्छा, कई सिलेबस आए, कई बदले, इसका भाव नहीं बदला, इसका भाव वही था। भाव नहीं बदला। सालों साल तक आप देखिए पुराने चार्ट उठा के 5-5 साल के, ये शेयर रेंज बाउंड रहा है। कब बदलेगा या बदलेगा भी कि नहीं? अब एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो प्रकाश दीवान साहब के पास है। सर बताइए क्यों बदलेगा भाव? नहीं, इसका भाव मतलब आई एग्री कि 5 साल में बहुत ज्यादा नहीं है, बड़ा कंसिस्टेंट शेयर रहा है, हिलता नहीं है, गिरता नहीं है, बढ़ता नहीं है। ऐसी कंसिस्टेंसी काम की बढ़ना चाहिए। एक बार हमने इस शो पे एक बार 6 महीने पहले डिस्कस किया था, तब 100 रुपए के आसपास था, 104 या पता नहीं, मुझे याद नहीं एक था। उसके बाद से थोड़ा बहुत हुआ है। ऑफकोर्स डिसअपॉइंटमेंट ये है कि जितना मार्केट चला है उस हिसाब से नहीं, बट 40-50% अपसाइड रही है 104-105 से। अभी जो मुझे लग रहा है इसमें इंटरेस्ट क्यों आया है सडनली लोगों का या ब्रोकरेजेस का, एक बहुत अच्छी कंपनी का आईपीओ पाइपलाइन में है, एस चांद एंड कंपनी करके, जो बहुत बड़े पब्लिशर्स रहे। टेक्स्ट बुक्स में कम है बट बाकी चीजों में भी है, अनलाइक नवनीत जो करिकुलम बेस्ड एकेडमिक्स में ज्यादा झुकाव है इनका। अब उसका अगर वो आ रहा है तो ये मतलब वही हो गया कि इंडिगो का आईपीओ आया तब वाइस और जेट को भी अच्छा लगना जरूरी हो गया। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा मेरे हिसाब से कि मतलब एक पॉजिटिव चीज है इस चांद के लिए। और जो लोगों को लगता है नवनीत महंगा हो गया है, अब इसमें अपसाइड नहीं है, तो वो डेफिनेटली दे कैन वेट फॉर द आईपीओ। आप जैसे डिस्कस करेंगे उसके बाद निर्णय लेके आईपीओ की तरफ भी कुछ कर सकते। तो नवनीत एजुकेशन ये है स्टॉक। आज देखते हैं कितना असर पड़ता है मोतीलाल की रिपोर्ट का। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद बाकी रिपोर्ट जो आई है उन पर क्या कुछ एक्शन होने वाला है तमाम शेयरों पर। और साथ ही एक्सपायरी का दिन है तो एफएनओ की स्ट्रेटेजी भी जानना जरूरी है। आशीष चतुर्मुता आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में, बस उनसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और हमारे साथ संदीप वागले साहब, प्रकाश दीवान जी तो थे ही, अब आशीष चतुर्मोहता जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है आशीष। सबसे पहले बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपका क्या व्यू है, आज किस तरह से ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए एक्सपायरी जो है वो मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं 9150 9180 के बीच में ही कहीं ना कहीं बाजार जो है एक्सपायर होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है 9100 की पुट्स पे एक अच्छी खासी पोजीशंस बनी हुई है। तो मुझे लगता है 9100 के लेवल्स को ब्रीच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ऊपर में 9200 पर एक मेजर कॉल राइटिंग है। अगर से किसी सिचुएशन में 2 बजे के बाद बाजार 9170 9180 के ऊपर टिकता है तो मुझे लगता है डेफिनेटली वो एक कहीं ना कहीं प्रेशर पॉइंट कॉल राइटर्स के लिए बनेगा, तब एक शायद सिग्निफिकेंट शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। बट उसके लिए मुझे लगता है कि 1:30-2 बजे के बाद के आसपास अगर से बाजार 9170 के ऊपर टिकता है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट होगा जहां पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बाजार में देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड सेशन ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्योंकि साल की जो ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजर भी है, तो मुझे लगता है काफी जो पोजीशंस है उसके चलते कहीं ना कहीं रोलओवर्स जो है वो थोड़े से लोअर साइड पे हमें देखने को मिल रहे हैं और वही ट्रेंड मुझे लगता है बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो जो भी फ्रेश पोजीशन है वो नेक्स्ट सीरीज की शुरुआत के बाद ही हमें बनते हुए देखने को मिलेगा। आज से जो ट्रेड होगा वो सेटलमेंट नंबर 1 होगा ना, फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर का। तो बेसिकली पिछले साल के जो ट्रेड थे वो कल खत्म हो गए, राइट? बिल्कुल, ट्रेड सेटलमेंट के लिए आज से। और प्रकाश, मुझे याद है मैंने कई सालों बाद पहली बार ऐसा देखा कि फाइनेंशियल ईयर का जब लास्ट दिन हो और बाजार मजबूत बंद हो। जनरली ऐसा होता नहीं, जनरली हमेशा प्रेशर रहता है ये आखिरी के 2-3 दिन में। नहीं, ट्रेडिशनली क्या होता था, म्यूचुअल फंड में से पैसे बहुत निकल जाते थे मार्च से पहले। लोग अपनी बैलेंस शीट पे म्यूचुअल फंड यूनिट्स की प्रेजेंस नहीं दिखाना चाहते थे, और खास करके जो बड़ी ट्रेजरीज थी, बड़े एचएनआईज थे। अब उल्टा हो गया है, म्यूचुअल फंड आप बड़े प्राउडली इन्वेस्ट करके बोल रहे हो कि नहीं हम भी म्यूचुअल फंड में करते हैं और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। तो माहौल अलग है। और आई थिंक जो पार्टिसिपेशन लेवल्स हैं अनिल जी, वो आए हैं बड़े पैमाने पे यूपी इलेक्शन के आउटकम के बाद। तो वो तो अभी कई लोगों के लिए तो ये 10% एलोकेशन ही हुआ है जितना उनको करना है उसका। तो बिल्कुल सही है, ये अलग है, तो इसलिए अप्रैल भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, जैसे आपने पहले समझा लिया। अच्छा सर, ये बताइए, कल हम आपसे बात कर रहे थे जैसे ही BS3 नियमों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और BS4 गाड़ियां ही अब आगे बिकेंगी। अब आज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की जो रिपोर्ट आई है, जो अभी नियति ने बताई, उसमें यह है कि अशोक लेलैंड का भाव बहुत नीचे आ सकता है, 70 तक आ सकता है। बड़ी सरप्राइजिंग रिपोर्ट है। आप
क्या व्यू रखते हैं इस रिपोर्ट पर भी? और कल आपने कहा था ऑटो एंसिलरी कंपनियों को फायदा होगा, यूकाल फ्यूल में 20% का सर्किट आपके बोलने के बाद लगा था। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में अब क्या पसंद है? नहीं, ऑटो एंसिलरी में अभी भी कुछ है जिनको BS4 का एडवांटेज मिल जाएगा, ऑर्डर बुक्स इनकी इंप्रूव होगी, लेकिन वो कंपनीज लिस्टेड स्पेस में प्रेजेंस उनका बहुत ज्यादा है नहीं। यूकाल को ले लीजिए आप, एक आध अगर कोई और इसमें ऐड करना चाहें तो राणे ग्रुप में एक दो कंपनीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। बट आई वुड रियली लुक एट, अच्छा लोगों को ये नहीं जल्दी समझ आता कि जो ब्रेकिंग सिस्टम है उससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी और फ्यूल एमिशंस का बहुत फर्क पड़ता है। अगर ब्रेकिंग आपकी आउटडेटेड है तो आपके एमिशन का जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो बहुत ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। सो ये जो कॉम्बिनेशन है वो तो फिर राणे में एक दो कंपनीज हैं जिसको ध्यान, मुझे जो लग रहा है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा बजाज ऑटो को। ओके, अब इंटरेस्टिंगली हो क्या रहा है, अब कल भी देखिए बिहेवियर बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो में कोई कैपिचुलेशन या वीकनेस आपने नहीं देखी इसके बाद जो आपको हीरो में या थोड़ी बहुत टीवीएस में दिखी। आज बजाज ऑटो में रिपोर्ट भी कोई नहीं आई है तो इसका डिस्कशन, इसलिए मैं कहना चाहूंगा दो चीजें इसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज, इनकी इन्वेंट्री सबसे कम थी, इन्होंने पहले भी ऐलान किया था, इन्होंने BS4 का अडॉप्टेशन पहले शुरू किया, और दूसरा इनका एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है टू व्हीलर्स का, तो अगर ये चाहें तो कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब से ऑयल में थोड़ी सी एक स्थिरता आई है तो जो नाइजीरिया और ये सब के जो मार्केट्स थे इनके जो ट्रेडिशनली स्ट्रांग थे और बीच में वीक हो गए थे, ये चाहे तो वहां पे भी ये माल बेच सकते हैं। तो इनके लिए तो सबसे बड़ा एडवांटेज ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है, 12-12 हजार रुपए डिस्काउंट देना है, जो जिसका 4-5-6% EPS पे असर भी पड़ेगा। और एक अशोक लेलैंड पे मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है कि आई वुड स्टार्ट बाइंग अशोक लेलैंड एट एनी डिप नाउ। उसका रीजन है कि BS4 का कितना असर पड़ जाएगा, और दूसरा इसमें जो चेंज आएगा वो ये है कि इस साल की बैलेंस शीट पे इन्होंने जो हिंदुजा फाउंड्री का लॉस मेकिंग यूनिट लिया था उससे इनको जो टैक्स शेल्टर आना है वो पूरी तरह से अभी तक प्राइस नहीं है, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं है कि कितना आएगा। पहली बार इस बार ये प्रॉफिट में आ रहे हैं और तभी ये टैक्स भी बचा रहे हैं। सो ये सब चीजें अभी बाकी है। आई वुड लुक एट बजाज ऑटो एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया, एंड अशोक लेलैंड अगर थोड़ा नीचे आता है तो खरीदेंगे आप? खरीदेंगे। लेकिन शॉर्ट करने का मौका है क्या कल की पोजीशंस के बाद? क्या कहेंगे अशोक लेलैंड में आप, आशीष? या फिर कोई भी ऑटो स्टॉक जो आपको सबसे वीक लगता है अगर शॉर्ट करना हो? अनिल जी, मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प के अंदर एक अच्छा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमने देखा था कि जब बाजार में एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट था तब भी ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक मिसिंग ट्रेंड पे था, तो इसमें थोड़ा सा वीकनेस मुझे नजर आती है। 3100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आज अगर से कोई भी पुल बैक होता है 3240, 3250 के आसपास, तो आइडियली वहां पर पे शॉर्ट पोजीशन बनाइए, 3280 का स्टॉप रखिए, 3100 तक के टारगेट्स हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो हीरो मोटोकॉर्प इन्होंने तो खुद ही कह दिया था कि सबसे ज्यादा नुकसान इनको होगा, और आज देखिए इश्तिहार अखबारों में बड़े बड़े इन्होंने छापे हैं और कहा है कि बड़े डिस्काउंट्स 12,000 रुपए तक के मोटरसाइकिल्स पर दे रहे हैं, इंश्योरेंस फ्री दे रहे हैं, तो आज भी ये स्टॉक प्रेशर में रह सकता है साफ तौर पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की। जी, आप अटकलें काफी लग रही थी कि क्या हो सकता है, कोई मर्जर एक्विजिशन तो नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कल उन्होंने साफ कर दिया, क्या कहा उन्होंने ये भी आपको सुनाएंगे, और उसके बाद विश्लेषण करेंगे बाकी के कौन से स्टॉक्स, एक्सिस बैंक खासतौर पर आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। प्रकाश दीवान साहब, संदीप वागले साहब, आशीष चतुर्मोता साहब और रजत बोस साहब भी हमारे साथ कुछ ही देर में इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और अब आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि उदय कोटक जी ने कल बाजार बंद होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, और उसके बाद आपको बताएंगे कि बाकी स्टॉक्स जिनके साथ मर्जर्स और एक्विजिशंस की अटकलें लग रही थी उनमें आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज। At this stage, there is no specific announcement we have to make with reference to any bank or NBFC, और अगर जब भी हो we will certainly communicate at an appropriate time, but as of today कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, कोई एक्विजिशन का घोषणा नहीं हुई, और कह रहे हैं अब तक कोई ऐसी उनकी योजना भी नहीं है। हालांकि आज एक बोर्ड बैठक होगी जिसमें पूंजी जुटाने के ऊपर कोटक महिंद्रा बैंक विचार करने वाला है। लेकिन अनिल, CNBC आवाज एक लौता चैनल था जो कह रहा था कि सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ ना होने की है, और हम ही ने कहा था कल, और वही हुआ देखिए कल। अब आप बताइए कोटक महिंद्रा बैंक को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, एक्सिस बैंक को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, जिसकी ज्यादातर लोग प्रोबेबिलिटी बता रहे थे कि मर्जर का अनाउंसमेंट होगा, हॉस्टाइल टेक ओवर हो जाएगा, लोग तो ये भी कह रहे थे। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक के लिए तो कुछ भी खराब नहीं है, और जो
एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स उन्होंने रखे हैं वो पसंद आने लायक है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज चूंकि फिर से QIP और फंड रेजिंग के लिए बोर्ड बैठक है, इसलिए अगर आज की बैठक नहीं होती तो कोटक महिंद्रा बैंक आराम से 2-2.5% बढ़ जाता। तो अब कितना बढ़ेगा वो थोड़ा अंदाजा लगाना मुश्किल काम है, लेकिन खराब कुछ भी नहीं है पहली बात। अब खराब किसके लिए? सबसे पहले तो एक्सिस बैंक के लिए। ठीक बात है। और एक्सिस बैंक के लिए जाहिर सी बात है कि कोई हॉस्टाइल टेक ओवर या टेक ओवर की ही बात नहीं हो रही, तो फिर अगर आज ये 10-15 रुपए यहाँ से और निकल जाए 15 रुपए तो बड़ी बात नहीं है। इतना 2 से 3% एक्सिस बैंक एक बार की निकल सकता है, हो सकता है फिर निचले स्तरों से खरीदारी आए, वो दूसरी बात है। तीसरा इन सब में जो नेगेटिव है, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन कल वायदा कारोबार के बैन से बाहर आ गया। इंडसइंड बैंक भी जो इंडिकेशन दे रहा है कि फिलहाल शायद थोड़ा वक्त लगे या नहीं हो रहा है, तो वो भी थोड़ा और कमजोर हो सकता है। मनापुरम जनरल ऑलरेडी कमजोर हो गया, कैश का स्टॉक है, थोड़ा और भी गिरे तो बड़ी बात नहीं। लेकिन इन सब में अगर एक स्टॉक जो गिरना चाहिए ढंग से वो है M&M फाइनेंस। और M&M फाइनेंस इसलिए गिरना चाहिए कि देखिए 4-4.5 हजार करोड़ का मार्केट कैप है और मतलब बुक वैल्यू है, और 16-17 हजार करोड़ का 18 हजार करोड़ का मार्केट कैप, बहुत महंगा है अभी। 4 टाइम बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, और 12-13% की NPA और नंबर ज्यादा खराब आते हैं। अब आप एक्सिस बैंक के मुकाबले में डबल वैल्यूएशन M&M फाइनेंस को कैसे दे सकते हैं? तो मुझे लगता है जो 250-75 से स्टॉक भागा है ये 350-340 तक, वो इसी उम्मीद में भागा था कि कुछ न कुछ ये डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो अगर ये स्टॉक आज कोई अहम लेवल जो शायद वागले साहब बता दें चार्ट में कौन से हो सकते हैं वो थोड़े, तो मुझे लगता है सबसे ओवर वैल्यूड अगर NBFC कोई है तो फिर इस वक्त वो M&M फाइनेंस है, और इस खबर के दम पर अगर गिरना चाहिए तो इसे गिरना चाहिए। चलिए, तो वागले साहब इसके चार्ट्स देखेंगे। जब तक मैं दीवान साहब से पूछता हूं कि उन्होंने किस तरह से रीड किया इस गूगली को। कोटक साहब की जो नहीं, तो कोटक साहब ने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं था कि कुछ हम ऐलान, तो स्वयंवर तो हमने ही रचवा दिया था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, स्वयंवर कब रचा जाता है? जब आप इंडिकेशन दे कि आपका कुछ चल रहा है। वो ये कह रहे हैं, अगर ये कहे कि एनिमल इंस्टिंक्ट की जरूरत है और ये सब बातें ऐसे ही नहीं होती। आग थोड़ा धुआं होता तो नहीं, वो धुआं है, सही है। बट मेरे को बहुत एक चीज पसंद आई और सीखने मिली सर इसमें, कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, थोड़ी एडवांस में नोटिस दीजिए, थोड़ी एक्साइटमेंट क्रिएट करिए और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए। इतने सस्ते में आपने बिना कोई एडवर्टीजमेंट के, इश्तेहार के, कोई खर्चे के सबको पहुंचा दिया कि 811 एक नया वो है। तो मतलब इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया। तो आई थिंक ये मैंने इसलिए शब्द यूज किया क्योंकि अगर कोटक महिंद्रा साहब चाहते तो वो भी 3 दिन से देख रहे थे कि ये सब हो रहा है, डिनाई कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। पहले दिन बोलते ये सब नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो इंटरप्रिटेशन इसलिए गूगली हो गई। उनकी चुप्पी जो थी ना, उसमें बाजार ने बहुत कुछ और एक और बात बताऊं, नहीं तो वो सारा वो हो जाता ना कि सस्पेंस खत्म हो जाता है। लेकिन सस्पेंस जैसे क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ तो दिन के 10 प्रेस इनवाइट आते हैं और प्रेस इनवाइट में बहुत क्लियर लिखा है स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, बिल्कुल बिजनेस प्लान लिख के भेजते हैं। अगर कुछ नहीं लिख के भेजोगे तो लोग अंदाजा लगाएंगे। अब लोग ये कहते हैं कि सारे मीडिया चैनल और अखबार वाले अंदाजा लगा रहे हैं, तो उनका काम है अंदाजा लगाने का। अगर आप क्लियर लिख लेते कि ऑन एक्सपेंशन प्लान, ऑन बिजनेस स्ट्रेटेजी, तो कोई नहीं लगाता। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च साफ साफ लिखते। नहीं, वो तो ऐसे ही होता है। दीज कॉन्फ्रेंसेज आर यूजुअली फॉर लॉन्चेस, नॉट फॉर अनाउंसमेंट्स। जो तो बहुत बड़ा, बट जो आपने एक जो स्टॉक्स जो बोले, जो स्वयंवर में खड़े थे और जो इन पे मैं थोड़ा डिटेल में राय लूंगा आपसे, और चार्ट्स पे भी लूंगा कि कौन से स्टॉक्स गिरेंगे आज, इन पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ये ब्रेक लेना जरूरी है। इस ब्रेक के बाद बाजार का भरपूर एक्शन शुरू होने वाला है। आपके लिए लेकर आएंगे प्री ओपनिंग सेशन, पहला सौदा, रुपए की शुरुआत और साथ ही स्टॉक कंटिन्यूटी का अपडेट और बाजार का भरपूर एक्शन। हमारे 3 दिग्गज हमारे स्टूडियो में, कोलकाता से रजत बोस साहब भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी लेनी उनकी बेहतरीन पिक्स इस ब्रेक के बाद पहला सौदा में।